एमएससी प्रवेश ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट चल रहे हैं। अगला इंटरमीडिएट देखते हैं अपन कार्बीन। ऑर्गेनिक स्पीसीज इन विच कार्बन एटम कैरी 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 6। 4 तो बॉन्डिंग पाए जाएंगे और 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ऐसी स्पीसीज क्या कहलाएगी? कार्बीन। ठीक है, देखो कार्बोकैटाइन से या फिर कॉन्जुगेटेड एसिड से H प्लस बाहर निकालें, किसके रूप में? प्लस के रूप में बाहर निकालें तो क्या बनता है? कार्बीन, या बोले तो कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है, कार्बीन एक हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, न्यूट्रल स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल इन रिएक्शन। ठीक है, कार्बीन इज कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ कार्बोकैटाइन। कार्बीन कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ कार्बोकैटाइन, मतलब कार्बोकैटाइन की क्या है? कॉन्जुगेटेड बेस। कार्बोकैटाइन और कार्बोरेनाइन में तो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिविटी क्या होती है? कार्बीन की होती है, देखें तो अपन। ठीक है, इसके बाद में टाइप ऑफ कार्बीन की बात करते हैं अपन, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लासिफाई इन 2 कैटेगरीज, एक सिंगलेट और एक क्या है? ट्रिपलेट। यदि सिंगलेट कार्बीन की बात करें तो अपन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में पाए जाएंगे एक ही ऑर्बिटल्स में। एक क्या है? एमपीटी पी ऑर्बिटल। एक क्या पाया जाएगा? अनहाइब्रिड एमपीटी ऑर्बिटल। और एक क्या है? हाइब्रिड। ठीक है, कार्बन क्या है इसका? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड फॉर्म में। ठीक है, sp2 क्या है? हाइब्रिडाइज्ड है। यदि बात करें अपन तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर। यदि स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो स्पिन क्वांटम नंबर कितना आएगा भाई इसका? 0 आएगा। कैसे? +½ और -½ कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो S का मान क्या आएगा? 0। ठीक है, बहुपता निकालें, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं तो क्या आएगी भाई? 1। ठीक है, 2s+1 से निकालते हैं अपन मल्टीप्लिसिटी तो क्या आएगी? 1 आएगी। डायामैग्नेटिक इन नेचर है, क्योंकि पेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए क्या है? डायामैग्नेटिक इन नेचर। लेस स्टेबल देन ट्रिपलेट कार्बन। ठीक है, लेस स्टेबल देन ट्रिपलेट कार्बन, ये अपन आगे समझाएंगे क्यों है। इसके बाद में अपन ट्रिपलेट कार्बन की बात करें तो यदि ट्रिपलेट कार्बन की बात करते हैं, यदि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के हिसाब से देखें तो अपन ये आएगी इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल है अनहाइब्रिड। ठीक है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। एक तो ट्रिपलेट स्टेट को ऐसे अपन देख सकते हैं। ठीक है, यदि एक बाई रेडिकल फॉर्म में यदि ऐसे देखें तो ट्रिपलेट कार्बन में जो ये कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, और बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 180 का आएगा। ठीक है, और ज्योमेट्री कैसी आएगी? लीनियर। ठीक है, और ये क्या है? अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। क्या है? अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, बाई रेडिकल फॉर्म में पाई जाती है। यदि अपन बात करें 2, यहां पर आएगा TWO, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर अनपेयर्ड फॉर्म में। क्या है? अनपेयर्ड फॉर्म में। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, एक तो अपन sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी दे सकते हैं और एक sp भी देख सकते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग फॉर्म में आएंगी। जब यदि लीनियर फॉर्म में आएगी तो फिर sp हाइब्रिडाइज्ड होगा कार्बन का, यदि दूसरी फॉर्म में आएगी तो फिर क्या आएगा? sp2। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर कितना आएगा? 1। ठीक है, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपन जानते हैं कि +½ बराबर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, और मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी? 2s+1। यहाँ पर s का मान 1 है तो 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3। नेचर क्या आएगी भाई? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नेचर क्या आएगी? पैरामैग्नेटिक इन नेचर, मोर स्टेबल देन
सिंगलेट कार्बिन। ठीक है, बात अपन करते हैं इसकी स्टेबिलिटी का। एक तो रीजन देखो ये है इसका कि ये जो दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन ज़्यादा होता है। ये तो किसकी बात कर रहा हूँ, सिंगलेट कार्बिन की। ठीक है, यदि रिपल्सन ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इधर देखो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्सन लेस रिपल्सन होगा, तो क्या आएगा भाई, स्टेबिलिटी क्या आएगी, ज़्यादा। यहाँ क्या है, ज़्यादा रिपल्सन। एक हुंड के नियम के अनुसार जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, यदि बॉन्ड एंगल की बात करूं तो बॉन्ड एंगल की बात करूं तो यहाँ 103 110 10 के बीच में आता है। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। रिपल्सन क्या है, कम है, तो लार्जर बॉन्ड एंगल 130 से 140 के समथिंग आ जाता है इसका बॉन्ड एंगल। कोई 136 भी दे रखा है, कहीं 137 भी दे रखा है। ठीक है, तो स्टेबल कौन होएगी भाई, ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन। ठीक है, इसके बाद हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन की बात करें तो कार्बिन क्या है भाई, व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज बॉन्डेड विद कार्बिन देन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन इज डिक्रीज। ठीक है, बिकॉज ऑफ कार्बिन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज बॉन्डेड विद कार्बिन देन इट विल बी स्टेबलाइज। यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कार्बिन क्या होगी, डिस्टेबलाइज होगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ेगा तो क्या होगा, स्टेबलाइज होगी। यदि मैं लोन पेयर कंटेनिंग कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो सिंगलेट स्टेट जो कार्बिन की है वो स्ट्रोंगली स्टेबल होगी, किसकी तुलना में, ट्रिपलेट कार्बिन की तुलना में। क्योंकि बिकॉज सिंगलेट स्टेट ऑफ कार्बिन हैव एम्प्टी पी ऑर्बिटल। भाई अपने पास में सिंगलेट कार्बिन की बात करते हैं तो एम्प्टी पी ऑर्बिटल पाया जाता है, तो वहां से पी पाई बॉन्डिंग या फिर डी पाई बॉन्डिंग बन जाएगी। एम्प्टी ऑर्बिटल है तो कोई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो। और सिंगलेट जबकि ट्रिपलेट कार्बिन में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ट्रिपलेट कार्बिन में ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ट्रिपलेट कार्बिन में कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है। देखो, इन अदर वर्ड सिंगलेट स्टेट कार्बन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड ट्रिपलेट स्टेट दैट इज नॉट पॉसिबल। भाई सिंगलेट स्टेट में पी पाई या पी पाई डी पाई बॉन्डिंग विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड ट्रिपलेट स्टेट दैट बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल। यह बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है ट्रिपलेट में, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं दोनों, वैकेंट ऑर्बिटल तो है ही नहीं उसके पास में। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज बॉन्डेड विद कार्बिन देन सिंगलेट स्टेट विल बी मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट स्टेट। किसकी बात, वैसे तो कौन स्टेबल है, ट्रिपलेट स्टेट, परंतु इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है और पी पाई डी पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो फिर कौन स्टेबल होगा, सिंगलेट कार्बिन क्या होगी, स्टेबल होगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जैसे ये पी पाई देखो, ये कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसके पास लोन पेयर कंटेनिंग है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है किसका, सिंगलेट कार्बिन का, तो इसके बीच में डी पाई पी पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये स्टेबल हो गया। ठीक है, अब इसमें ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर किसको दे, जगह ही नहीं है, यहाँ पर ऑर्बिटल, यहाँ पर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये रिपेल करेगा। यहाँ पर पी पाई बॉन्डिंग नॉट प्रेजेंट, तो यहाँ पर पी पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होगी, तो फिर स्टेबल कौन ज़्यादा होगी, सिंगलेट कार्बन इज स्टेबल देन ट्रिपलेट कार्बन स्टेबल। किस केस में, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है, और पी पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट हो। इसके बाद में एक केस की बात करते हैं अपन हेलोजन के साथ। हेलोजन के साथ में देखो CF2 CCl2 और CBr2 ये कार्बिन ही है, डाईफ्लोरोकार्बिन, डाईक्लोरो, डाईब्रोमोकार्बिन, डाईआइडो कार्बिन। देखो यहाँ पर कार्बिन और फ्लोरीन के बीच में 2p इंट्रैक्शन, मतलब पी पाई इंट्रैक्शन ज़्यादा है, ज़्यादा मजबूती से क्या जुड़े हुए हैं, बॉन्ड। ठीक है,
ओवरलैपिंग क्या है यहाँ पर ज़्यादा, या बोले तो पी पाई इंट्रैक्शन क्या है ज़्यादा। जैसे 2p और 3p के बीच में थोड़ा कम होगा, फिर उसके बाद में और कम होगा, और 2p और 5p के बीच में इंट्रैक्शन बहुत कम होगा, लेस होगा। ठीक है, तो इधर से इधर जा रहे हैं अपन, इधर से इधर जा रहे हैं, तो पी पाई बॉन्डिंग तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन आएगा भाई, यदि मैं सबसे ज़्यादा स्टेबल की बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन आएगा, CF2। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन। ठीक है, नेचर ऑफ कार्बिन, नेचर ऑफ कार्बिन की बात करें अपन, व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज बॉन्डेड बाय कार्बिन। नेचर ऑफ कार्बिन की बात करते हैं अपन, व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज बॉन्डेड बाय कार्बिन देन इट इज एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि कार्बिन से जुड़ा हुआ है तो वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कार्बिन एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल के रूप में। ठीक है, किसके रूप में काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल के रूप में। ठीक है, तो इसके बाद में अपन बात करते हैं जनरेशन ऑफ कार्बिन। ठीक है, जनरेशन ऑफ कार्बिन की बात करें बाई हेलो एल्कीन। ठीक है, बाई हेलो एल्केन या फिर हेलो फॉर्म की बात कर सकते हैं अपन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि बेस की प्रेजेंस में यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, H प्लस के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। ठीक है, या बोले तो अल्फा एलिमिनेशन, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, हेलोजन। ठीक है, हेलोजन बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, कार्बिन का निर्माण होगा। ठीक है, वैसे रेट किसकी ज़्यादा आएगी बाहर निकलने की, आयोडीन की, फिर उस सबसे लास्ट में किसकी आएगी, फ्लोरीन की आती है। ठीक है, यदि यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ हो, यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ा हुआ हो, यहाँ पर क्या जुड़ा हो, आयोडीन, तो सबसे पहले कौन निकलेगा, आयोडीन। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में मैं बात करता हूँ फ्रॉम डाईएजोमेथेन की बात करता हूँ। डाईएजोमेथेन में हम बात करें तो डाईएजोमेथेन में क्या होगा भाई, CH2N2, ये बॉन्ड इधर आएगा। ठीक है, ये बॉन्ड इधर आएगा, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा। थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन में तो क्या बनेगी, कार्बिन का निर्माण होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं फ्रॉम कीटीन। कीटीन द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ से थर्मल कंडीशन में CO बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, कार्बिन। मैकेनिज्म देखते हैं, यहाँ से लोन पेयर इधर जाएंगे। ठीक है, ये बॉन्ड इधर आएगा, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, CO, क्या बनेगी, कार्बिन। इसके बाद में रिएक्शन ऑफ कार्बिन की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर देखते हैं इंसर्शन ऑफ एल्कीन, इंसर्शन ऑफ। इसके बाद में हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बिन की। देखो इसमें क्या है, यदि इंसर्शन इन एल्कीन, रिएक्शन विद एल्कीन की बात करें, कार्बिन की रिएक्शन एल्कीन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, साइक्लोप्रोपेन रिंग। ठीक है, अब हम दो तरह से बात करेंगे, इंसर्शन ऑफ सिंगलेट कार्बिन और इंसर्शन ऑफ ट्रिपलेट कार्बिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसर्शन ऑफ सिंगलेट कार्बिन। ठीक है, here concentrated mechanism is operate. ठीक है, here stereochemistry of alkene maintain of the product, it means cis gives cis product and trans gives trans product. ठीक है, रिएक्शन क्या होगी, स्टीरियो स्पेसिफिक, यदि सिस रिएक्टेंट है तो क्या बनेगा, सिसी प्रोडक्ट बनेगा, यदि ट्रांस रिएक्टेंट है तो ट्रांसी क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। इट इज सिंपल। इसके बाद में मैं इसकी बात करता हूँ, सिंगलेट कार्बिन की बात करें तो इंटरेक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से स्पिन देखो। ठीक है, स्पिन यदि सेम साइड होंगे तो स्पिन नहीं होंगे, अपोजिट साइड में होंगे तो ही क्या बनेगा, बॉन्डिंग इंटरेक्शन, क्या बनेगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, तो क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन रिंग। ठीक, यदि मैं सिस रिएक्टेंट लेता हूँ और सिंगलेट कार्बिन के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या बनेगा, सिस प्रोडक्ट।
यदि ट्रांस एल्कीन लेता हूँ और कार्बिन के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट। इसके बाद में बात करते हैं इंसर्शन ऑफ ट्रिपलेट कार्बिन, देयर बाई रेडिकल रिएक्शन टेक प्लेस, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन इज नॉट मेंटेन इन द प्रोडक्ट। इसका मतलब बोथ प्रोडक्ट आर फॉर्म सिस एंड ट्रांस, सिस भी बन सकता है और ट्रांस, दोनों प्रोडक्ट बनने की संभावना है। अब यदि मैं बात करता हूँ ट्रिपलेट कार्बन की, तो ट्रिपलेट कार्बन में दोनों स्पिन देखो, दोनों स्पिन सेम साइड में है, सेम साइड में, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, जो अपोजिट साइड में है स्पिन वहाँ तो क्या बन जाएगा, बॉन्ड, देखो ये बन गया। इसके बाद में आपने बॉन्ड का क्या करवाया, रोटेशन, CH3 इधर चला गया और हाइड्रोजन क्या आ गया, ऊपर आ गया, ठीक है। इसके बाद में देखो दो प्रोडक्ट बनेंगे, स्पिन इन्वर्जन, स्पिन क्या किया मैंने, उल्टा, स्पिन उल्टा किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर बॉन्डिंग इंट्रैक्शन हो जाएगी, ये देखो बॉन्डिंग इंट्रैक्शन हो गई, क्या प्रोडक्ट बनेगा, सिस प्रोडक्ट बनेगा। यदि स्पिन इन्वर्जन यहाँ करवाते हैं तो यहाँ देखो, यहाँ पर बॉन्डिंग इंट्रैक्शन अभी नहीं हो सकता, स्पिन इन्वर्जन करवाने के बाद में यहाँ पर बॉन्डिंग इंट्रैक्शन हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ट्रांस, ठीक है। यहाँ से अपन कार्बन का रोटेशन करवा देते हैं तो CH3 वो अपोजिट साइड में चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो रिएक्शन विद एल्काइन, ठीक है, रिएक्शन विद एल्काइन की बात करें, एल्काइन, एल्काइन क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH बेस की प्रेजेंस में कार्बिन बनेगा, कार्बिन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में एक्वस मीडियम, KOH एक्वस मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर OH लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी, ठीक है। यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं इंसर्शन इन 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। कार्बिन का 1,3 ब्यूटाडाइन में इंट्रैक्शन करेंगे तो 4+2 साइक्लो एडिशन नहीं देगा, ये क्या देगा, 2+2 साइक्लो एडिशन देगा, ठीक है। 2+2 साइक्लो एडिशन देगा और ये प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, कार्बन का छोटा आकार होने के कारण ये 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन देता। यहाँ पर SO2 होता तो फिर 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन दे देता। इसके बाद में रिएक्शन ऑफ एलीन के साथ देखें, यदि बात करें अपन फोटोकेमिकल कंडीशन में, यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, कार्बिन, और कार्बिन कहाँ अटैक करेगी, कोई से भी डबल बॉन्ड पे करवा लो आप, प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके बाद में सेकंड केस की बात करते हैं अपन, यदि अपने पास में सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ हो, यदि सिंगलेट कार्बिन लेते हैं तो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि जहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड पे क्या करेगा, अटैक करेगा, यदि सिंगलेट कार्बिन है तो। यदि ट्रिपलेट कार्बिन है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। लेस सब्स्टिट्यूटेड कहाँ है, ये रहा, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कहाँ है, ये रहा। तो एलिन्स में ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं रिएक्शन विद बेंजीन। रिएक्शन विद बेंजीन की बात करें तो यहाँ पर अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे, तो क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगी, देखो 3 मेंबर्ड में बन रही, ठीक है। उसके बाद में 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन बोले तो वैलेंस टोटोमेरिज्म, कितनी मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, 7 मेंबर्ड क्या बनेगी, रिंग बन जाएगी। उसके बाद में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, थर्मल कंडीशन में यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकलने के बाद में यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा, कार्बिन बन जाएगी, कार्बिन कहाँ पर अटैक करेगी, डबल बॉन्ड पे, यहाँ पर वैलेंस टोटोमेरिज्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, बिल्कुल ईजी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन की। रीअरेंजमेंट रिएक्शन की बात करें तो वोल्फ रिएजेंट की बात करते हैं, जिसको क्या बोलेंगे, एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट या फिर न्यूक्लियोफिलिक, जहाँ से जो एल्किल ग्रुप है एनाइन के रूप में ट्रांसफर होता है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। इसकी बात अपन करते हैं तो वोल्फ रिएजेंट, ये बॉन्ड इधर आएगा और एल्किल ग्रुप कहाँ पर, कार्बन CH पे जाएगा,
ठीक है। तो क्या बनेगा, कीटीन का निर्माण होगा, कीटीन का निर्माण होगा, H2O का अटैक करवाएंगे, ये बॉन्ड इधर आएगा तो OH इधर दे देंगे, ठीक है। इसके बाद में ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा, H+ कहाँ दे देंगे, CH- पे, तो ये क्या हो जाएगा CH2, और किस प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये आपकी हो गई कार्बीन। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बचे उचे इंटरमीडिएट, ठीक है।